हाँ जी, नमस्कार। चलिए हम करते हैं शुरू अपनी क्लास को कंटिन्यू। थोड़ा ध्यान दीजिए कि भाई कल हमने एकीकृत शिक्षा का जो स्कूली ढांचा है वो हमने देखा था कि एकीकृत स्कूल शिक्षा का जो शिक्षा संकुल है उसका संगठनात्मक ढांचा क्या है। थोड़ा ध्यान देना विशेष रूप से। आगे बढ़ाते हैं हम उस टॉपिक को। कल हमने कुछ विशेष रूप से कुछ दृष्टिकोण देखे थे अपनी स्कूल शिक्षा को लेकर के कि क्या क्या बदलाव किए गए हैं, क्या क्या परिवर्तन लगातार किए जा रहे हैं, है ना। तो अब जो अपना चल रहा था टॉपिक जो चल रहा था वो था एकीकृत स्कूल शिक्षा का संगठनात्मक ढांचा। ध्यान देना। एकीकृत स्कूल शिक्षा का संगठनात्मक ढांचा, इसकी हम बात कर रहे थे। क्योंकि हमने देखा कि भाई एकीकृत स्कूल शिक्षा का जो संगठनात्मक ढांचा है भाई उसका स्वरूप क्या है ना। भाई सिस्टम क्या है, कितने स्तर पर वो काम कर रहा था। हमने कल पढ़ा भी था कि एकीकृत स्कूल शिक्षा का जो संगठनात्मक ढांचा है वो राज्य स्तर पर भी है। राज्य स्तर की हमने बात भी की थी कि राज्य स्तर के ऊपर जो है उसमें कुछ दृष्टिकोण हमने देखे थे कि किस तरह से राज्य स्तर पर स्कूल, देखो स्कूल शिक्षा का इंचार्ज राज्य स्तर पर अपने स्कूल शिक्षा का इंचार्ज कौन होता है भाई? शिक्षा सचिव होता है ना। और इसके अधीन 4 संस्थाएं थी। हमने देखा कि 2 निदेशालय, प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय और माध्यमिक शिक्षा निदेशालय। इसके अलावा हमने देखा RSCERT जो उदयपुर में है वो, और एक अपनी राजस्थान काउंसिल ऑफ स्कूल एजुकेशन, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जो है वो थी, है ना। उन चारों की हमने बात की कि किस तरह से वो है, उनके मुखिया कौन होते हैं, निदेशक, है ना। और एक का मुखिया अपना आयुक्त होता है। भाई हमने यही बात की थी, पुनः ध्यान देना, हल्का सा रिपीटेशन करके, है ना, हम आगे बढ़ जाते हैं कि एकीकृत स्कूल शिक्षा का संगठनात्मक ढांचा क्या है। अपन ने ये तो देख ही लिया कि 2018 में जब स्कूल शिक्षा विभाग बनता है तो अपने यहाँ पर इंटीग्रेटेड कर दिया जाता है, सब कुछ इंटीग्रेटेड किया जाता है, सब कुछ को एकीकृत कर दिया जाता है। अब अपने यहाँ पर जो हम पढ़ते हैं वो सारा का सारा 2018 के बाद में हम जो भी पढ़ते हैं वो सब का सब क्या है, एकीकृत है। यानी पूरा संगठन को एकीकृत कर दिया जाता है। स्कूल कॉम्प्लेक्स की अवधारणा 2020 की नई शिक्षा नीति के तहत आती है, लेकिन शायद हो सकता है राजस्थान एक अग्रणी राज्य होगा जिसने इस बारे में सोच लिया कि हमें कालांतर में क्या करना है ना। तो ये पहले से ही इस ओर आगे बढ़ चुका था, है ना। ये आप जरूर ध्यान देना कि हमने देखा कि एकीकृत स्कूल शिक्षा का जो संगठनात्मक ढांचा है वो राजस्थान में किस स्तर तक काम करता है। पहला राज्य स्तर पर काम कर रहा था, राज्य स्तर के बाद ये संभाग स्तर पर काम करता है, संभाग स्तर से ये जिला स्तर की ओर बढ़ता है और जिला स्तर से यह पंचायत स्तर की ओर बढ़ता है। पंचायत स्तर, बिल्कुल सामान्य रूप से आपको ध्यान में रखना है कि राजस्थान में स्कूल शिक्षा का जो संगठनात्मक ढांचा है वो 4 स्तरों पर बना हुआ है, 4 स्तर पर अपना आरोपित है। पहला स्तर राज्य स्तर है जिसकी हमने कल भी बात की थी। आज हल्का सा रिपीट करके मैं आगे बढ़ रहा हूं जिससे अपने को ये क्लियर भी हो जाए, है ना। तो ध्यान देना। हाँ अब देखो भाई, अगर हम बात करें कि सबसे पहले हमने देखा कि राज्य स्तर पर, कौन से स्तर पर, राज्य स्तर पर जो स्कूल शिक्षा का संगठनात्मक ढांचा है वो किस तरह का है ना। कि साहब राज्य स्तर पर टॉप पर जो मुखिया होता है स्कूल शिक्षा के संगठनात्मक ढांचे का, मैं बात कर रहा हूं एकीकृत स्कूल शिक्षा का संगठनात्मक ढांचा जो राज्य स्तर पर है। एकीकृत स्कूल शिक्षा का संगठनात्मक ढांचा जो किस स्तर पर है, राज्य स्तर पर है। इस ढांचे की अपन बात कर रहे हैं, है ना। और राज्य स्तर पर सबसे पहले 4 स्तर पर यह ढांचा है। सबसे पहले हम बात किसकी कर रहे हैं, राज्य स्तर की हम बात कर रहे हैं। तो देखो कि साहब
जो राज्य स्तर पर स्कूल शिक्षा का ढांचा है, इसमें टॉपर जो होता है, जो मुखिया होता है राज्य स्तर पर इस ढांचे का, वो स्कूल शिक्षा का इंचार्ज होता है ना। हमने देखा कल कौन होता है भाई, स्कूल शिक्षा का जो इंचार्ज है वो कौन होता है। मैंने डायरेक्ट मुखिया के रूप में आपको बता भी दिया था कि कौन होता है स्कूल शिक्षा का इंचार्ज राज्य स्तर पर, है ना। एक बार फटाफट से उत्तर दे दे आप। ध्यान देना, शिक्षा का सचिव, जो सचिवालय में बैठता है ना, शिक्षा सचिव, या यूं कह सकते हैं कि राज्य स्तर पर जो शिक्षा का जो संगठनात्मक ढांचे की जो सर्वोपरि संस्था है वो सचिवालय में है। कहां पर है, सचिवालय में, क्योंकि भाई नीतियां जो बनती है वो सचिवालय में बनती है और वहां पर बैठता है अपना शिक्षा सचिव, जो राज्य स्तर पर स्कूल शिक्षा का इंचार्ज होता है ना। हमने फिर देखा कि साहब इसके अधीन 4 तरह की संस्थाएं स्थापित है, जिनमें निदेशालय प्रारंभिक शिक्षा, निदेशालय प्रारंभिक शिक्षा, निदेशालय माध्यमिक शिक्षा, ये दो तो अपने डायरेक्टरेट हो गए साहब, है ना। दो तो क्या हो गए अपने डायरेक्टरेट, यानी कि साहब निदेशालय प्रारंभिक शिक्षा और निदेशालय माध्यमिक शिक्षा। एक हमने देखा कि RSCERT, एक संस्थान ये हो गया भाई, RSCERT हो गया, और एक अपना संस्थान हो गया राजस्थान काउंसिल ऑफ स्कूल एजुकेशन, है ना, RCSE, है ना। अब हमने देखा कि ये जो दो संस्थान हैं, इनका मुख्यालय तो अपना कहां पर है भाई, इन दोनों का मुख्यालय तो कहां पर है, बीकानेर में, यही है, इन दोनों का मुख्यालय अपना बीकानेर में है। इसके अलावा अगर हम देखें तो इसका मुख्यालय अपने उदयपुर में है ना। हमने जो कल देखा, हल्का सा रिपीट कर रहा हूं, है ना, 2 मिनट पे रिपीट होकर के फिर आगे बढ़ जाते हैं, है ना। राजस्थान काउंसिल ऑफ स्कूल जो एजुकेशन है, इसका मुख्यालय अपना कहां पर है, अपना भाई जयपुर में है। परिषद का मुख्यालय कहां पर है, जयपुर में। ध्यान रखना, यह संस्था कैसी है, स्वायत्त शासी संस्था है। यह संस्था कैसी है, स्वायत्त शासी संस्था है। और ये दोनों संस्था कैसी है अपनी, ये दोनों निदेशालय कैसे हैं अपने, हमने नॉर्मल वे में पढ़ा था, निदेशालय कैसे हैं, राजकीय संस्थान है। कैसे हैं भाई, राजकीय संस्थान है, हाँ जी बिल्कुल। अब देखो नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे की ओर, कि राज्य स्तर पर हमने ये देख लिया था कि एकीकृत स्कूल शिक्षा का जो ढांचा है, राज्य स्तर पर एकीकृत स्कूल शिक्षा का जो ढांचा है वो इस रूप में है कि टॉप पर सचिवालय होता है और सचिवालय में अपना शिक्षा सचिव बैठता है। ये जो शिक्षा सचिव है ये कौन हो सकता है, हमने पहले भी बात की थी कि अपने यहाँ पर जो IAS अधिकारी होते हैं वो हो सकता है शिक्षा का सचिव, है ना। अब देखो वैसे अगर हम देखेंगे तो हमने इसके 3 अलग अलग पार्ट और करेंगे कि किस तरह से अपनी शिक्षा की जो व्यवस्था है वो बनी थी। लेकिन फिलहाल एकीकृत स्कूल शिक्षा का जो ढांचा है ना, वो 4 स्तर पर है। पहला राज्य स्तर पर, राज्य स्तर पर सचिवालय टॉप पर होता है, जिसका मुखिया अपना शिक्षा सचिव होता है, जिसे हम कहते हैं स्कूल शिक्षा का इंचार्ज कह सकते हैं। और उसके अधीन अपनी 4 संस्थाएं आती है, एलिमेंट्री एजुकेशन डिपार्टमेंट, सेकेंडरी एजुकेशन डिपार्टमेंट, RSCERT, राजस्थान स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, है ना, और राजस्थान काउंसिल ऑफ स्कूल एजुकेशन। ये 4 संस्थाएं आती है अपने राज्य स्तर पर। अब देखो साहब कि राज्य स्तर के बाद अगर हम देखें तो स्कूल शिक्षा का जो एकीकृत स्कूल शिक्षा का ढांचा जो है वो संभाग स्तर पर, किस स्तर पर भाई, संभाग स्तर पर है। यहां थोड़ा ध्यान देना, संभाग स्तर पर जो है, आवाज गूंज रही है, आवाज को हाँ भाई ध्यान देना कि संभाग स्तर पर जो एकीकृत स्कूल शिक्षा का जो ढांचा है वो किस रूप में है। संगठनात्मक ढांचा, बिल्कुल सिंपल और सरल सी बात हम कर रहे हैं कि संभाग स्तर पर एकीकृत स्कूल शिक्षा का संगठनात्मक ढांचा कैसा है। तो संभाग स्तर, है ना भाई, अपने संभाग कितने हैं, शिक्षा के संभाग है कितने, हमने पहले पढ़े हैं। एक बार उत्तर दे दे फटाफट कमेंट बॉक्स में।
हाँ भाई 9, कितने हैं 9, है ना। ये ध्यान रखना, संभाग कितने हैं 9 हैं। सबसे नवीनतम कौन कौन से हैं, पाली और बीकानेर, जो कब बने थे 2013 में। बाकी जो अपने 7 संभाग हैं वो है ही हैं। तो कुल मिलाकर के अपने शिक्षा के क्षेत्र में अगर आपसे संभाग पूछे तो संभाग कितने हैं भाई साहब, 9 है। ध्यान में रह जाएंगे। चलिए ठीक है। अब देखो कि एकीकृत स्कूल शिक्षा का जो संगठनात्मक ढांचा का संभाग स्तर पर देखें तो प्रत्येक संभाग पर एक स्कूल शिक्षा का इंचार्ज बिठा रखा है। प्रत्येक संभाग पर सरकार ने क्या कर रखा है, स्कूल शिक्षा का इंचार्ज बिठा रखा है भाई, है ना। वो कौन होता है, वो होता है जेडी, जॉइंट डायरेक्टर। ध्यान देना, ये कौन होता है, जेडी होता है जॉइंट डायरेक्टर, जिसको हम संयुक्त निदेशक बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई साहब, संयुक्त निदेशक। ये जो जॉइंट डायरेक्टर है, जो संयुक्त निदेशक है, ये संभाग स्तर पर अपनी स्कूल शिक्षा की जो संगठनात्मक ढांचा बना रखा है उसका इंचार्ज होता है। इस जेडी के अधीन जो अपना संयुक्त निदेशक है, इसके अधीन जो है विशेष रूप से ध्यान रखना कि 2 अधिकारी रहते हैं जिनका अलग अलग कार्यभार रहता है। एक अपना एडीओ होता है जिसको हम अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई साहब, एडीओ, अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी। बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकारी है भाई साहब। जो अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी होता है ना, एडीईओ, है ना भाई। जिला शिक्षा अधिकारी मतलब डीईओ, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर हो गया, और ए का मतलब एडिशनल हो गया, अतिरिक्त हो गया। तो जाना अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी जो है ना, ये किस स्तर पर होता है अपना, अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी संभाग स्तर पर जेडी के अधीन होता है। किसके अधीन होता है अपने, जेडी के अधीन होता है। और इसके अलावा अगर हम देखें, एक अपना डिप्टी जिला शिक्षा अधिकारी जो उप जिला शिक्षा अधिकारी होता है वो होता है ना। तो एक कौन सा हो गया अपना, उप जिला शिक्षा अधिकारी। दूसरे को हम देखें तो वो है उप जिला शिक्षा अधिकारी। ये जो है उप जिला शिक्षा अधिकारी जो बंदा है ना, ये एक ना होकर के 2 होते हैं। कि भाई जेडी के अधीन एक तो एडीओ होता है और 2 उप जिला शिक्षा अधिकारी होते हैं। 2 क्या होते हैं, उप जिला शिक्षा अधिकारी होते हैं, जो कि अपने एक तो शारीरिक शिक्षा का होता है, एक तो कौन सी शिक्षा का होता है भाई साहब, शारीरिक शिक्षा का होता है, और एक होता है अपने जो संस्थापन में जो नियुक्तियां वगैरह देना है, स्थायी वगैरह करना, स्थायीकरण वगैरह करना है ना, जिसके काम होते हैं। ये प्रारंभिक शिक्षा स्तर पर संस्थापन जो है वो अपना काम करता है। तो ध्यान रखना कि जो संस्थापन है ना, ये दोनों एचएम रैंक के होते हैं। ये कोई ज्यादा हाई रैंक के नहीं होते, हेडमास्टर रैंक के होते हैं ना, एचएम रैंक के होते हैं दोनों के दोनों। आपको इतना सा नॉर्मल वे में ध्यान रख लेना है ना भाई। ध्यान में रह जाएगा कंप्लीटली, मेरे हिसाब से आपको रह जाएगा ना। अब देखो आगे हम बढ़ते हैं, पुनः हल्का सा रिपीट कर देता हूं मैं सामान्य तौर पर कि संभाग, हमने राज्य स्तर पर देखा स्कूल शिक्षा का संगठनात्मक ढांचा। अब हम देख रहे हैं संभाग स्तर पर स्कूल शिक्षा का संगठनात्मक ढांचा। संभाग स्तर पर इस स्कूल शिक्षा के संगठन का इंचार्ज कौन होता है, संयुक्त निदेशक होता है। कौन होता है भाई साहब, संयुक्त निदेशक, ज्वाइंट डायरेक्टर जो होता है जेडी, वो इसका अधिकारी होता है, मुखिया होता है। और इस अधिकारी के अंतर्गत जो संयुक्त निदेशक है, इसके अधीन 2 अधिकारी काम करते हैं। विशेष रूप से 2 प्रकार के अधिकारी होते हैं। एक होता है अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी एडीईओ, है ना, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर। और 2 होते हैं उप जिला शिक्षा अधिकारी। ये जो 2 उप जिला शिक्षा अधिकारी होते हैं, जिनमें से एक शारीरिक शिक्षा का होता है और एक अपने संस्थापन का होता है ना। ये ध्यान रखना थोड़ा सा, एक अपना क्या होता है, संस्थापन का। अच्छा इधर से थोड़ा कट रहा है ना, चलिए मैं इनको इधर सेट कर देता हूँ हल्का सा, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, बस आप नॉर्मल जानकारी में ध्यान रख लेना, है ना। कि भाई
अपने एक अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी हो गया और एक अपने कौन हो गया भाई साहब, उप जिला शिक्षा अधिकारी हो गया। देखो ये जो उप जिला शिक्षा अधिकारी है, मैंने कहा कितने होते हैं, 2 जने होते हैं। 2 कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है अपना शारीरिक शिक्षा का और एक होता है अपना संस्थापन का। बस इतना सा ध्यान रखना आपको। और ये दोनों एचएम रैंक के होते हैं, है ना। दोनों किस रैंक के होते हैं, एचएम रैंक के होते हैं, हेडमास्टर रैंक के होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। बाकी ये जो एडीओ होता है ये अपने प्रधानाचार्य रैंक का होता है। जो अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी होता है वो किस रैंक का होता है, प्रधानाचार्य रैंक का होता है ना भाई। इसका काम क्या है, अपने संयुक्त निदेशक क्या करता है वैसे भाई, इसके अधीन ये लोग काम कर रहे हैं। संयुक्त निदेशक का प्रॉपर काम क्या है, तो ध्यान रखना जो सेकंड ग्रेड के जो टीचर्स है, द्वितीय श्रेणी के जो अध्यापक है ना, उनको यानी द्वितीय श्रेणी के जो भी कार्मिक होंगे, अध्यापकों के अलावा एलडीसी वगैरह जो भी होते हैं, तो द्वितीय श्रेणी के जो कार्मिक हैं उन सबको नियुक्ति देने का काम होता है जेडी का। द्वितीय श्रेणी के कार्मिकों को नियुक्ति देने का काम किसका होता है, द्वितीय श्रेणी के कार्मिकों को नियुक्ति देने का काम किसका होता है भाई, जेडी का ही होता है। ये आप ध्यान रखना। इसके अलावा अगर हम देखें कि साहब जो संपूर्ण, अगर हम संभाग की शिक्षा व्यवस्था की बात करें, पूरे कंप्लीटली अगर हम संभाग की शिक्षण व्यवस्था की अगर हम बात करें, तो आपको ध्यान रखना जिम्मेदारी किसकी होती है, संयुक्त निदेशक की होती है। संपूर्ण, है ना। 2 काम इसके प्रमुख है। पहला काम तो कौन सा है अपना, कि साहब द्वितीय श्रेणी या सेकंड ग्रेड जो कार्मिक होते हैं उनको नियुक्ति देने का काम। और दूसरा जो काम है इसका वो क्या है, संपूर्ण जो संभाग है उसमें चाहे कितने भी जिले आ रहे हों, उन कंप्लीटली संभाग की शिक्षण व्यवस्था की जिम्मेदारी भी किसकी होती है, ज्वाइंट डायरेक्टर की होती है, संयुक्त निदेशक की होती है। मामला क्लियर होगा भाई, बहुत सिंपल और सरल से हमने बात की है, ज्यादा माथापच्ची वाली बात नहीं की है। ये था अपना संभाग स्तर पर। किस स्तर पर था भाई, संभाग स्तर पर। अब हम देखते हैं जिला स्तर पर। किस स्तर पर देखते हैं भाई, जिला स्तर पर, है ना। बहुत सरल टॉपिक्स हैं, कोई ज्यादा वो नहीं है। जिला स्तर पर जो स्कूल शिक्षा का एकीकृत संगठनात्मक जो ढांचा है उसकी क्या स्थिति है, ये देखो। जिला स्तर पर अपना शिक्षा का जो मुखिया होता है, जिला स्तर पर संगठनात्मक ढांचे का जो मुखिया होता है वो कौन होता है, सीडीओ होता है, सीडीईओ, है ना भाई। मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी जिसको हम बोल सकते हैं, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी। ये जो मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी होता है, चीफ डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, सीडीईओ, चीफ डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर जो होता है, ये जिले स्तर पर, ध्यान रखना, ये अगर आपसे जिला स्तर पर मुखिया होता है अपनी इस संगठन का, जिला स्तर के संगठन का जो शिक्षा का संगठन है उसका। अगर हम बात करें ये किस रैंक का अधिकारी होता है, तो ये उपनिदेशक रैंक का अधिकारी होता है। जो डिप्टी डायरेक्टर होता है ना, उपनिदेशक रैंक का अधिकारी होता है, डिप्टी डायरेक्टर होता है। पिछली कक्षाओं में मैं इन सब चीजों के बारे में बहुत खुल करके बता चुका हूं, है ना। इसलिए आपको मेरे हिसाब से इन शब्दों पर अब ज्यादा दिक्कत नहीं आने वाली है, दोबारा बताने की आवश्यकता पड़ने वाली नहीं है ना। इन शब्दों को या जिन्होंने पिछली क्लास से नहीं देखी है ना, जो बाद में रिकॉर्डिंग देख रहे हैं वो पिछली क्लास से जरूर देख लें एक बार, है ना, जिससे अपने को इन शब्दों की समझ बन जाएगी, शब्दों पर हमारी पकड़ मजबूत हो जाएगी। मैनेजमेंट है क्या, शब्दों का एक ढांचा है और कुछ भी ना है ना। अगर शब्द हमारे समझ में आ गए तो हमें कंप्लीटली मैनेजमेंट आराम से समझ में आ जाएगा। इसलिए मैं प्रत्येक शब्द को विस्तृत रूप से देने का प्रयास कर रहा हूं कि आपको पूरा शब्द समझ में आ जाए, ठीक है। तो ध्यान रखना जिला स्तर पर प्रमुख कौन होता है शिक्षा का, स्कूल शिक्षा के संगठनात्मक ढांचे का, सीडीओ होता है। मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी होता है जो किस रैंक का होता है, उपनिदेशक रैंक का होता है, जिसको हम डिप्टी डायरेक्टर इंग्लिश में बोल सकते हैं। अब सिंपल और सरल सी बात आती है कि भाई साहब जो सीडीओ है ना, अगर इसकी हम बात करें तो देखिएगा, है ना, मैं यहां लिख देता हूं, ये डीडी रैंक का होता है, ठीक है। अब देखो
इसके अधीन जो है विशेष रूप से हमें समझना है 4 तरह की संस्थाएं मुख्य रूप से काम करती है। कितनी तरह की संस्थाएं? 4 तरह की, जिनमें से अगर हम डाइट को एक कर ले, है ना, जो डाइट फर्स्ट और सेकंड की जो बात होती है उसको अगर हम एक करें तो 3 मुख्य संस्थाएं काम करती है। सिंपल और सरल सी बातें आपको बतानी है ना कि साहब, अपना जो मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी होता है, कौन होता है? जिला स्तर पर स्कूल शिक्षा का जो संगठनात्मक ढांचा होता है, इसमें मुख्य रूप से 3 अधिकारी और एक जो सेकंड डाइट होती है उसका अधिकारी, कुल मिलाकर 4 हो जाते हैं। पहले हमसे देखें, सबसे पहले देखो मुख्यालय, हेडक्वार्टर। पुनः रिपीट कर रहा हूं मैं कि जिला स्तर पर शिक्षा का, स्कूल शिक्षा का जो संगठनात्मक ढांचा है उसका मुखिया कौन होता है? सीडीओ होता है ना, चीफ डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी। और इसके अधीन जो है अपनी कितनी संस्थाएं या कितने अधिकारी काम करते हैं, जिसको हम यूं कह सकते हैं भाई, एक तो अपना मुख्यालय वो इसके अधीन काम करता है, जिसको हम हेडक्वार्टर इंग्लिश में बोल सकते हैं। एक अपना डाइट, एक अपना कौन काम करता है? डाइट काम करता है। एक अपना एडीपीसी, है ना, एडीपीसी जो है वो भी इसके अधीन काम करता है। ये आप सामान्य सी बात ध्यान में रखना, है ना। अब देखो, जो मुख्यालय है वो भी अपने 2 है, एक प्रारंभिक शिक्षा का मुख्यालय है और एक अपनी माध्यमिक शिक्षा का मुख्यालय है। सिंपल और सरल सी बात ध्यान रखना कि एक तो अपना कौन सा है? प्रारंभिक शिक्षा का मुख्यालय, है ना। जब हम आदेश देखते हैं, शिक्षा विभाग के आदेश देते हैं, उनमें लिखा रहता है ना, कि मुख्यालय प्रारंभिक शिक्षा, तो मतलब प्रारंभिक शिक्षा के मुख्यालय के द्वारा आदेश दिया गया है। एक लिखा रहता है कि साहब मुख्यालय माध्यमिक शिक्षा, मुख्यालय माध्यमिक शिक्षा। तो हेडक्वार्टर भी अपने कितने? 2 है। भाई अजमेर जिले की बात करूं, 2 हेडक्वार्टर है, एक मुखिया होता है जिसको हम सीडीओ बोलते हैं। सीडीओ के अंडर में 2 मुख्यालय आते हैं, प्रारंभिक शिक्षा का और माध्यमिक शिक्षा का। इनके अधिकारी डीईओ होते हैं, जिला शिक्षा अधिकारी। इनके अधिकारी कौन होते हैं भाई साहब? डीईओ होते हैं। प्रारंभिक शिक्षा का अधिकारी डीईओ, ये डीईओ प्रारंभिक शिक्षा का होता है, और इस माध्यमिक शिक्षा का अधिकारी भी डीईओ। ये जो डीईओ होता है माध्यमिक शिक्षा का होता है। बस सिंपल सी बात है, दोनों एक ही रैंक के अधिकारी होते हैं, ठीक है। अब जो डाइट है ना, अपने अजमेर की डाइट कहाँ है? अजमेर जिले की डाइट कहाँ है भाई? अजमेर जिले की डाइट है कहां पर? मसूदा में। कहां पर है? मसूदा में, ये ध्यान रखना आप, है ना। अजमेर की डाइट कहां पर है? अपनी मसूदा में। हालांकि डाइट अपने जिला स्तर पर होती है ना, लेकिन कुछ जिलों में जिले स्तर पर इसकी व्यवस्था ना हो करके अलग जगह से, भीलवाड़ा की है वो शाहपुरा में है, अजमेर की अपने यहाँ पर मसूदा में है ना। तो डाइट जो कुछ जिलों में अलग अलग जगह स्थापित की गई है ना। तो ये ध्यान रखना, प्रत्येक जिले में एक डाइट होती ही होती है, ये सुनिश्चित है ना, जिसमें शिक्षकों का प्रशिक्षण होता है ना। ये सीडीओ के अधीन होती है डाइट। एक अपना एडीपीसी होता है ना। ये क्या होता है? एडीपीसी क्या होता है भाई? सिंपल और सरल सी बात समझना, जो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जो प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर होता है, एडीपीसी क्या होता है? एडिशनल, मैं लिख देता हूं यहां पर, है ना, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर। पुनः ध्यान देना कि साहब, जिले स्तर पर स्कूल शिक्षा का जो संगठनात्मक ढांचा है, अगर हम उसकी बात करें तो इसका जो प्रमुख हेड होता है वो मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी होता है, चीफ डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर होता है, सीडीओ होता है। और सीडीओ के अधीन ये मुख्य 3 संस्थाएं हैं, एक मुख्यालय, एक डाइट और एक एडीपीसी, है ना। लेकिन एक संस्था और जो डाइट सेकंड के रूप में काम करती है जिला स्तर पर, है ना, लेकिन फिलहाल उसकी हम चर्चा नहीं कर रहे हैं, है ना, क्योंकि वर्तमान में उसका कोई स्वरूप बचा नहीं है। तो ये आप ध्यान रखना कि चीफ डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिस के अंदर 3 संस्थाएं आप विशेष रूप से ध्यान रखना, मुख्यालय, हेडक्वार्टर, डाइट और एडीपीसी कार्यालय, है ना। अब जो मुख्यालय होता है इसमें भी 2 होते हैं, एक प्रारंभिक शिक्षा का मुख्यालय और एक माध्यमिक शिक्षा का मुख्यालय, जिनके मुखिया 2 डीईओ होते हैं, एक डीईओ प्रारंभिक शिक्षा का और एक डीईओ अपने माध्यमिक शिक्षा का, ठीक है। डाइट जो है ना, डाइट अपनी कहां पर है? मसूदा में है। इसका भी अध्यक्ष कौन होता है? मुखिया कौन होता है? डाइट का मुखिया कौन होता है भाई? तो ध्यान रखना, डाइट का मुखिया भी डीईओ होता है। डाइट का मुखिया भी कौन होता है? डीईओ होता है ना। प्राचार्य समकक्ष रैंक का अधिकारी होता है।
है ना, प्रिंसिपल समकक्ष रैंक का अधिकारी, है ना, जो प्रमोशन के द्वारा बनता है ना। डीईओ इसका अध्यक्ष होता है डाइट का भी। फिर आता है एडीपीसी, फिर कौन सा आता है अपना एडीपीसी आता है। और एडीपीसी जो है इसका अध्यक्ष कौन होता है, सिंपल सी बात है, एडीपीसी का अध्यक्ष भी अपना डीईओ होता है। कौन होता है भाई साहब, एडीपीसी का अध्यक्ष भी डीईओ। मतलब ये 4 डीईओ हैं। कितने डीईओ हैं, 4 डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर हैं जो कि सीडीओ के अधीन काम कर रहे हैं। 2 मुख्यालय में, प्रारंभिक और माध्यमिक में, एक डाइट में और एक एडीपीसी में। एडीपीसी की फुल फॉर्म आप जरूर याद रखना, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर मतलब क्या है, अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक। अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, ध्यान में रह जाएगा भाई। सिंपल और सरल सी बात मैंने की है। ये जिला स्तर पर एकीकृत स्कूल का शिक्षा का, एकीकृत स्कूली शिक्षा का संगठनात्मक ढांचा हमने बात की। अब देखो, ये तो बात हो गई जिला स्तर पर। अब इसके नीचे हम चलते हैं तो अपना एक आता है भाई, सबसे पहले राज्य स्तर, फिर संभाग, संभाग के बाद जिला, और जिले के बाद ब्लॉक। एक ब्लॉक बीच में छोड़ा है ना, तो ब्लॉक भी देख लो भाई, है ना। ब्लॉक स्तर पर भाई, ब्लॉक मैंने लिखा नहीं वहां पर, यहां लिख देता हूं। ब्लॉक स्तर पर स्कूली शिक्षा का संगठनात्मक ढांचा, है ना। ब्लॉक स्तर पर सीबीओ कार्यालय होता है। मुखिया कौन होता है, सीबीओ, चीफ ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, मुख्य खंड शिक्षा अधिकारी इसको हम बोल सकते हैं। मुख्य खंड शिक्षा अधिकारी। ये जो मुख्य खंड शिक्षा अधिकारी है, ये अपने ब्लॉक स्तर पर यानी खंड स्तर पर शिक्षा का मुखिया होता है भाई। सिंपल और सरल सी बात है। इसके अधीन देखो, ये रैंक क्या होती है, सीबीओ किस रैंक का होता है, सीबीओ अपने डीओ रैंक का होता है। सीबीओ किस रैंक का होता है, डीओ रैंक का। ये भी डीओ रैंक का एक अधिकारी होता है ना। जो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर है उस रैंक का एक अधिकारी होता है। जब खंड में लग जाता है तो ये भाई साहब सीबीओ बन जाता है। क्या बन जाता है, सीबीओ बन जाता है। अब इसके अधीन देखो, सीबीओ के अधीन 3 कार्यालय आते हैं। सीबीओ के अधीन कितने कार्यालय आते हैं भाई, 3 कार्यालय आते हैं। पहला कार्यालय जो है वो है एसीबीओ। एसीबीओ जो सीबीओ के अधीन ही एक ही कार्यालय में काम करता है ना। एक आता है अपना पीईओ, पीईई ओ, और एक आता है अपना यूसीईओ। देखो कि जो सीबीओ के अधीन है एसीबीओ, एडिशनल चीफ ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, है ना। अतिरिक्त, अतिरिक्त ध्यान रखना, अतिरिक्त मुख्य खंड शिक्षा अधिकारी। ये मुख्य खंड शिक्षा अधिकारी है और इसके अंडर में अतिरिक्त मुख्य खंड शिक्षा अधिकारी है जो प्राचार्य रैंक का होता है। किस रैंक का होता है भाई, प्रिंसिपल रैंक का एक अधिकारी होता है ना। उसको भाई प्रिंसिपल रैंक के अधिकारी को क्या बना दिया जाता है, एसीबीओ बना दिया जाता है। एक पीईओ होता है, पंचायत एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफिसर, पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी। भाई पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी जो है ना भाई, ये भी प्रिंसिपल ही होता है। प्रिंसिपल रैंक का ही अधिकारी होता है, प्रिंसिपल ही होता है। जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल से उसका जो प्रिंसिपल है पंचायत स्तर पर, उसे पीईओ बना दिया गया, पंचायत एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफिसर। हम इनको अलग से भी पढ़ेंगे, इन अधिकारियों को डिटेल समझाएंगे, है ना, कि भाई साहब कब इसको बनाया गया था, है ना, किस मुख्यमंत्री के काल में ये परिवर्तन हुआ था, है ना। अब देखो कि साहब ये गांवों में है, ये पंचायत स्तर पर है ना पीईओ। तो शहरों में इसके समकक्ष जो अधिकारी होता है, शहरों में जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल का जो अधिकारी होता है नोडल का, वो यूसीओ कहलाता है। वो क्या कहलाता है, यूसीओ, अर्बन क्लस्टर एजुकेशन एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफिसर। ध्यान रखना, अर्बन क्लस्टर एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफिसर, ये फुल फॉर्म जरूर ध्यान रखना। ये पंचायत एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफिसर है और ये क्या है, अर्बन क्लस्टर एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफिसर है। ध्यान में रह जाएगी शायद, मैंने सरलता से बात करने का प्रयास किया है। ये अपने खंड स्तर पर, किस स्तर पर भाई, ब्लॉक स्तर पर एकीकृत स्कूली शिक्षा का संगठनात्मक ढांचा है। कुछ भी ना है, बिल्कुल सरल है, सिंपल है और माथा पच्ची वाली बात होती ही नहीं है ना। ये ब्लॉक स्तर पर है, ठीक है। अब अगर हम पंचायत स्तर पर चलें
तो पंचायत स्तर पर पीईओ होता है और उसके अधीन सभी प्रकार के एचएम, तो छोटी छोटी स्कूलें हैं, है ना, यही बता देता हूँ, अलग से लिखने की जरूरत है नहीं। कि पंचायत स्तर पर जो है, जो 8वीं तक की जितनी भी स्कूलें हैं उनके जो हेडमास्टर हैं वो इसके अधीन काम करने वाली अधिकारी होते हैं। 10th तक की जो स्कूल होती है उसका जो हेडमास्टर है वो इसके अधीन काम करता है। तो ये सब चीजें अपने एकीकृत स्कूल शिक्षा का संगठनात्मक ढांचा था। कोई ज्यादा माथा पच्ची वाली बात थी नहीं, छोटा सा टॉपिक था, है ना। कल हमने इसके बारे में बात की थी, है ना, और थोड़ा बहुत और जो बचा है मैंने यहाँ प्रस्तुत कर दिया है। ठीक है भाई, ध्यान में रह जाएगा। और अगर आपको इस टॉपिक से संबंधित कोई समस्या हो तो आप अपने प्रश्न रख सकते हैं, वरना फिर अगला टॉपिक अपन ले लेते हैं। कोई भी अगर आप दिक्कत है तो मुझे बता दें, है ना, 2 मिनट का समय आपके पास है, फिर हम आगे बढ़ जाते हैं, वरना हम दूसरा टॉपिक ले लेंगे। आप लोगों को अगर किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो आप अपने कमेंट बॉक्स में लिख दें। एसीबीओ कौन होता है, ध्यान रखना, एसीबीओ एडिशनल चीफ, यहां ध्यान रखना, ये रहा एसीबीओ, एडिशनल चीफ ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर। एसीबीओ कौन होता है, अतिरिक्त मुख्य खंड शिक्षा अधिकारी, जो प्रिंसिपल होता है ना, प्रिंसिपल रैंक का अधिकारी होता है ना। लेकिन यूं कह सकते हैं भाई, एक हम धरातलीय बात करें, थोड़ा यथार्थ से परे, है ना, मतलब सॉरी, आदर्शवाद से परे अगर हम चलें, यथार्थ की बात करें ना, तो कुल मिलाकर जिसकी पहुंच थोड़ी राजनीतिक स्तर पर होती है, जिस प्रिंसिपल की, है ना, एक ये ऑफिशियल बात नहीं कर रहा हूं मैं, अनऑफिशियल बात कर रहा हूं, है ना। बाकी सरकार की जो प्रक्रिया है वो ये है कि जो सीनियर प्रिंसिपल होता है उसे क्या बनाया जाता है, एसीबीओ बना दिया जाता है, सीनियर प्रिंसिपल को। लेकिन वर्तमान में अगर हम धरातलीय स्तर पर चलकर देखते हैं तो एक ऐसे प्रिंसिपल जिनकी पहुंच थोड़ी राजनीतिक स्तर पर अच्छी होती है वो एसीबीओ बन जाते हैं, है ना। ये आप थोड़ी ध्यान रख लेना भाई, सिंपल सी बात है, इसमें सीनियर जूनियर वाली कोई ज्यादा बात नहीं है। लेकिन ज्यादातर एक वास्तविक जो देखने में स्थिति आती है, सीनियर प्रिंसिपल को एसीबीओ बनाया जाता है ना, अतिरिक्त मुख्य खंड शिक्षा अधिकारी एसीबीओ होता है। ठीक है, आगे अगला प्रश्न क्या है, कोई समस्या नहीं है, चलिए ठीक है भाई, कोई समस्या नहीं है तो फिर आगे बढ़ जाते हैं। लो अब देखो भाई, अगला हम टॉपिक लेते हैं, तीसरा टॉपिक आपके पास सिलेबस होगा, आप देखें कि तीसरा टॉपिक अपना कौन सा है ना, विद्यालय तीसरा है, चौथा टॉपिक है जो भी है ना, अगला टॉपिक है ना, विद्यालय विकेंद्रीकृत इकाई के रूप में। विद्यालय एक विकेंद्रीकृत इकाई के रूप में। देखो भाई, ये टॉपिक है अगला अपना, सिलेबस के अकॉर्डिंग हम आगे बढ़ रहे हैं कि विद्यालय एक विकेंद्रीकृत इकाई के रूप में, है ना भाई। विद्यालय में विकेंद्रीकरण, है ना, डिसेंट्रलाइजेशन जिसको हम बोल सकते हैं, है ना, डिसेंट्रलाइजेशन पाया जाता है। कैसे पाया जाता है, क्योंकि हमें पता है भाई शक्तियों का हस्तांतरण होता है तभी कार्य होता है ना। अभी तो आपको पता है नई एजुकेशन जो पॉलिसी 2020 आई है उसमें शक्तियों का हस्तांतरण प्रिंसिपल को ज्यादा दे दिया गया है। प्रिंसिपल के पास जो एपीओ करने का जो अधिकार है ना, वो था लेकिन वो बहुत न्यूनतम परिस्थितियों में था, अब उसको पूरा अधिकार दिया जा रहा है। इसके साथ में ही भाई अपने स्तर पर वो टीचर की जो व्यवस्था है वो कर सकता है, टीचर को बाहर कर सकता है ना। तो एक तरह से कुल मिलाकर के प्रिंसिपल को पूरा पावर, अभी नई एजुकेशन पॉलिसी में प्रिंसिपल को पूरा पावर दिया जा रहा है, भाई आप अपने स्कूल को संभालें, आप अपने स्कूल में सुधार करें, आप अपने स्कूल में प्रयास करें। तो कुल मिलाकर के विकेंद्रीकरण टॉपिक क्या है, विकेंद्रीकरण, कि विद्यालय जो है एक विकेंद्रीकरण इकाई के रूप में है जिसमें शक्तियां अलग अलग स्तर पर बांटी जाती है। अगर हम केवल विद्यालय की बात करें, जैसे प्रिंसिपल है ना, भाई सारे काम वो थोड़ी कर सकता है, सारे काम प्रिंसिपल नहीं कर सकता है। तो वो क्या करता है, अपने अधीन जो कार्मिक हैं, है ना, जिस कार्मिक की जिस क्षेत्र में रुचि होती है उसे उसका प्रभाग दे दिया जाता है ना, उस क्षेत्र का इंचार्ज उसको बना दिया जाता है, चार्ज उसको दे दिया जाता है
है ना। जैसे भाई मान लो सिंपल सी बात है, मेरी रुचि है कि मैं शाला दर्पण का काम करूं, तो मुझे शाला दर्पण प्रभारी बना दिया, है ना। मैं एक शॉर्टकट में और सिंपल तरीके से बताने का प्रयास कर रहा हूं, फिर इस टॉपिक को हम पढ़ेंगे जिससे अपने को बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा, है ना। अभी कुछ शब्दों को जो सीमाएं हैं वहां तक अगर आपको समझ में आ गया तो ये टॉपिक समझ में आया हुआ है। छोटा सा टॉपिक है, कोई ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। विकेंद्रीकरण का मतलब क्या होता है भाई? शक्ति का सर्वे सर्वा ना होकर के शक्ति को बांट देना, शक्ति को बांट देना, है ना भाई। अलग अलग क्षेत्रों में शक्ति का हस्तांतरण कर देना कि भाई जैसे आप प्रिंसिपल हो, आपने क्या किया, अपना जो प्रभार है, आपके पास बहुत सारे प्रभार है, अब आप क्या करोगे, अपना विभाग का कुछ प्रभार, जैसे किसी को शाला दर्पण का जो काम जानता है उसको शाला दर्पण प्रभारी बना दिया, है ना। जो जिसको भोजन में आनंद आता है ना, खाना बनाने में, खाना खाने में, मतलब आनंद जिसको खाना बनाने में आता है उसे मिड डे मील प्रभारी बना दिया। जिसको परीक्षा लेने में अधिक आनंद आता है उसे परीक्षा प्रभारी बना दिया, है ना। और जिसको ऑफिशियल काम करने में, अन्य कोई काम है जिसमें जिस कार्य की रुचि होती है, खेल में आनंद आता है, खेल प्रभारी, जो स्काउट दल का क्षेत्र होता है उसमें स्काउट प्रभारी बना दिया, है ना। या जिसको विज्ञान के क्षेत्र में काम आता है उसे आकाश प्रभारी, पृथ्वी प्रभारी, अग्नि प्रभारी, है ना। ये अलग अलग प्रभार के रूप में बांट दिए जाते हैं, है ना। तो ध्यान रखना कि जिस क्षेत्र में जिस टीचर्स की रुचि होती है उसके आधार पर अपनी शक्तियों उसे दे दी कि अब मेरी जगह साइन तू कर सकता है, कोई समस्या वाली बात नहीं है, ये तू जो काम करेगा जिम्मेदारी तेरी होगी। जिम्मेदारी का आवंटन कर देना, उत्तरदायित्व बांट देना, है ना। कि कर्तव्यों के द्वारा जो कर्तव्य वो करने ही करने, उनमें उत्तरदायित्व का निर्वहन आपको करना है। तो कुल मिलाकर विकेंद्रीकरण का मतलब क्या होता है? शक्तियों का हस्तांतरण। लेकिन कैसे? देखो भाई, विकेंद्रीकरण होता कैसे है? एक तो होता है केंद्रीकरण, जिसमें सत्ता, सारी की सारी सत्ता अपने हाथ में होती है ना। अभी अगर हम थोड़ा सा अभी वर्तमान ढांचे की ओर चले, वर्तमान युग में हम बढ़े, तो आप देखो जो रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है। अब यहां देखो, रूस क्या है? ये केंद्रीकृत व्यवस्था में है। रूस जो है, ये इसकी जो शक्ति है वो एक के पास है, सेंट्रलाइजेशन है। शक्ति का क्या है भाई? सेंट्रलाइजेशन है ना। पूरी शक्ति जो है एक के पास है, एक के पास निर्णय लेने का अधिकार है ना। अगर आपको कुछ भी करना है तो आप अपने सेनापति के रूप में केवल पुतिन से ही संपर्क कर सकते हैं। आपका सेनापति को आप कहेंगे, सेनापति उनको कहेगा, वो उनको कहेगा, वो कहकर के रूस के पुतिन के पास बात पहुंचेगी और पुतिन जो है वो अपना निर्णय जारी करेगा। तो मतलब राष्ट्रपति के पास ही सारा अधिकार होता है। चाइना में क्या है? चाइना में भी केंद्रीकृत व्यवस्था है, सेंट्रलाइजेशन है ना। अपने यहाँ विकेंद्रीकृत व्यवस्था है। अपने यहाँ पर विकेंद्रीकृत क्यों है? क्योंकि हम ब्रिटेन के उपनिवेश के रूप में पहले थे, तो ब्रिटेन के उपनिवेश के रूप में होने के कारण हमारे यहाँ पर जो व्यवस्था ब्रिटेन की है वही व्यवस्था अपने यहाँ पर पाई जा रही है। हमने उसमें ज्यादा सुधार करने का प्रयास नहीं किया, जैसा है वैसा चल रहा है। हालांकि अगर हम देखें तो एक स्तर पर विकेंद्रीकृत व्यवस्था ठीक होती है, तो एक स्तर पर केंद्रीकृत व्यवस्था ठीक होती है। केंद्रीकृत व्यवस्था क्या होती है कि साहब, सिंपल और सरल सी बात आप ध्यान में रखना, है ना। जैसे मान लो ये कोई व्यक्ति है ना, और ये अपना काम जो है, ये सारी शक्तियां अपने पास में ही रखता है ना। अब इसके जो भी व्यक्ति अन्य काम करने वाले हैं भाई, है ना, आप ये ध्यान रखना, वो क्या है, काम तो करेंगे लेकिन इसके द्वारा जो निर्देश दिया जाएगा वही काम करेंगे, अपने मन से कोई काम नहीं कर सकते भाई। यहां उदाहरण दूं, आप प्रिंसिपल हो, आप क्या हो, एक प्रिंसिपल हो, आप प्राचार्य बन गए, आप प्रमोशन हो गया फर्स्ट ग्रेड में आपका, है ना। 10 साल बाद जब आप लेक्चरर बन जाते हो, 10 साल बाद आपका लगभग प्रमोशन होता है ना, तो आप प्रिंसिपल बन जाते हो, आप प्रिंसिपल हो। अब आप क्या करोगे? शक्ति को अपने पास रखोगे या बांटोगे? भाई अपने पास रखने का मतलब ये होता है कि भाई साहब, मैं एक पूरा का पूरा तानाशाही रवैया, है ना, पूरा पावर मेरे पास है। और बांट दिया तो पावर अलग अलग जगह चला गया, है ना। काम करने में थोड़ी अपनी आसानी रहती है, अपना बर्डन कम होता है। लेकिन अपने पास रखोगे तो इतना फायदा है कि मितव्ययता नहीं होगी, है ना। एक शॉर्टकट में इस टॉपिक को मैं आपको बता रहा हूं, फिर अपन एक एक पॉइंट वाइज चलेंगे, इसके एक एक पॉइंट को हम लेंगे कि साहब मितव्ययता नहीं रहेगी, है ना। ये इसका फायदा भी है कि साहब अब आपके पास ये बंदा कोई काम कर रहा है, जैसे मान लो आपने मिड डे मील प्रभारी है, ये बंदा क्या है भाई, आप ही के पास पूरा पावर है, आपने कहीं को दिया नहीं है। अब आप क्या है कि एब्सेंट हो गए, छुट्टी पर चले गए, आपको खाना खिलाना है बच्चों को। जब आप आओगे तो ही खाना खिलाया जाएगा, क्यों? क्योंकि सारे अधिकार आपके पास है, इसके पास अधिकार नहीं है कि भाई मैं राशन वाला कमरा खोलूं, उससे राशन निकालूं, भाई से खाना बनवाऊं, वगैरह वगैरह वगैरह, है ना। तो ये आप ध्यान रखना,
केंद्रीकृत व्यवस्था का मतलब क्या है? सारी शक्तियां अपने पास में होना, सभी को अपने ऊपर निर्भर करना, कि सारे मेरे ऊपर निर्भर रहें, जब मैं कहूं तो ही वो काम करें, अदरवाइज नहीं करें। ये केंद्रीकृत है। विकेंद्रीकृत व्यवस्था में क्या होता है ना, कि ये जो बंदा है ये अपना इंचार्ज किसी अन्य को बना देगा, अपने अन्य कार्यों के जितने भी इंचार्ज अन्य को बना देगा, ये अन्य कार्य को दे देगा। इस तरह से एक जो प्रभार से प्रभार, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को शक्ति का जो हस्तांतरण किया जाता है, वो होती है विकेंद्रीकृत व्यवस्था। अब देखो, ये तो थी सामान्य सी और छोटी सी बात। अब थोड़ा विस्तार से देखते हैं हम, है ना। देखो कि भाई विद्यालय एक विकेंद्रीकृत इकाई के रूप में है। कैसे है? सबसे पहले तो यह ध्यान रखना है कि विद्यालय क्या होता है, विद्यालय की स्थिति क्या है, विद्यालय कितने प्रकार के होते हैं, वर्तमान में विद्यालय की व्यवस्था क्या है। फिर हम देखते हैं कि एक विकेंद्रीकृत इकाई, विद्यालय में विकेंद्रीकृत इकाई क्या है, यूनिट्स क्या होती है। यूनिट्स का मतलब आप समझ गए होंगे कि विद्यालय एक चीज नहीं होती, पूरी यूनिट होती है। विद्यालय पूरी क्या होती है? यूनिट होती है। तो एक इकाई शब्द और एक विकेंद्रीकृत शब्द, है ना, इन तीनों शब्दों को लेकर हम चलते हैं कि किस तरह से विद्यालय की अवधारणा प्रस्तुत की गई और किस तरह से विकेंद्रीकृत होता है और अपने यहाँ पर डिसेंट्रलाइजेशन की व्यवस्था कैसी है। देखो, सबसे पहले हम विद्यालय देखते हैं। सबसे पहले क्या देखें हम? विद्यालय क्या है, अपना विद्यालय। फिर हम देखेंगे विकेंद्रीकृत यानी डिसेंट्रलाइजेशन क्या है। फिर हम देखते हैं इकाई क्या है, यूनिट क्या होती है। अब देखो, यही है टॉपिक का नाम, आप अपने सिलेबस में देखना, अरे जो टॉपिक का नाम है उसके अकॉर्डिंग आगे बढ़ते हैं। भाई हमें इतना पता है कि विद्यालय क्या है, स्कूल, स्कूल ही है विद्यालय, है ना। स्कूल बोले तो शब्द आया कहां से है? स्कूल शब्द यूनान से आया है ना, स्कोला, है ना, स्कोला। अब देखो थोड़ा सा, इस शब्द में कई बार SCOHALA मिलता है ना, स्कोला वो नहीं होता है, या SKOHLA स्कोला होता है ना। हालांकि कई किताबों में मिलता है SCOHALA, है ना, लेकिन आप नॉर्मल वे में ध्यान रखना। स्कोला जो है वो क्या है? स्कोला शब्द का अर्थ में शॉर्टकट में बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि जितनी चीजें हैं अपने को सरलता से समझ में आ जाए उतना ही बेहतर है ना। देखिएगा कि विद्यालय शब्द इंग्लिश में स्कूल है ना। स्कूल बना किससे है? स्कोला से बना है। और स्कोला शब्द जो है वो आया कहां से है ना, ये आप ध्यान रखना कि स्कोला शब्द कहां से आया है। सभी को पता है नॉर्मल वे में, है ना, यूनानी शब्द है, लैटिन भाषा का शब्द है ना, लैटिन लिपि, ग्रीक लैंग्वेज, है ना। तो ध्यान रखना, स्कोला शब्द जिसका अर्थ क्या होता है? अवकाश, है ना, छुट्टियां। यूनान के लोग जो होते थे पहले क्या करते थे भाई, छुट्टियों के दिन अपने अवकाश का जो खाली समय है उसे बिताने के लिए जहां पर आकर बैठते थे जो बूढ़े बडेरे थे, है ना। अभी भी अपने जो बूढ़े बडेरे हैं गाँव में हम देखते हैं कि भाई साहब अपना छुट्टी का जो समय बिताने के लिए गाँव में जो गुआड़ होता है, जानते होंगे आप, गुआड़, गुआड़ बोलते हैं। जैसे एक गाँव का जो मार्केट जिसको हम बोलते हैं, है ना, जिसमें एक पीपल या बड़का गट्टा होता है, उसके नीचे बैठ कर ताश पत्ती वगैरह खेलते हैं ना। तो वो उस तरह से अपनी छुट्टियां बिताने के लिए यूनान के जो लोग हैं जिस जगह आकर बैठते थे वो जगह क्या कहलाती थी? स्कोला कहलाती थी। क्या कहलाती थी? स्कोला। कालांतर में वही जगह पर ये लोग ज्ञानवर्धित बातें करने लग गए भाई, ज्ञान में बढ़ोतरी करने वाली छोटी छोटी बातें करने लगे। और ये जो ज्ञानवर्धक बातें करते करते इनको लगा कि अपने बच्चों को भी अपने कल्चर से परिचित करवाना चाहिए, तो ये अपने बच्चों को वहीं पर बुलाने लग गए और एक छोटी मोटी शिक्षा देने लग गए। और धीरे धीरे करता करता वो स्कूल बन गया। क्या बन गया? स्कूल बन गया। और यही स्कूल की परंपरा ब्रिटेन के लोग अपने भारत में लेकर आते हैं। हमने देखा कि पहली बार यहाँ पर 1819 में अपने राजस्थान में हमने देखा था, शुरुआत में जब हमने विद्यालय पढ़े थे कि अपने यहाँ विद्यालय की जो व्यवस्थाएं हैं, 1819 में पहली बार यहाँ पुष्कर और अजमेर में विद्यालय खोले गए थे। 1822 में केकड़ी और भिनाय में विद्यालय खोले गए थे जो 1831 में पुनः बंद कर दिए गए थे। हमने ये सब चीजें पढ़ी है ना। 1875 में अपना मेयो स्कूल खुला था, है ना। ये सब चीजें हमने पहले पढ़ी है ना। तो यही स्कूल अंग्रेज जो है अपने यहाँ लेकर आ गए था, है ना। तो स्कूल में से अपन ने
विद्यालय शब्द जो है, क्यों? क्योंकि अपने यहाँ विद्यालय पहले से चलता आ रहा था, पाठशाला के रूप में चल रहा था, विद्या का घर के रूप में चल रहा था, तो स्कूल में भी विद्या का घर बना दिया गया, इसलिए विद्यालय बन गया। ये तो आपको बात नॉर्मल वे में ध्यान रखनी है। बाकी एक बात और मैंने कल बताई थी आपको स्कूल कॉम्प्लेक्स की अवधारणा के बारे में, कि अब जो है इस स्कूल को क्या बनाया जा रहा है? कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा है। नई एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंतर्गत इसको क्या बनाया जा रहा है भाई? नई एजुकेशन पॉलिसी जो है 2020, इसमें क्या बनाया जा रहा है? कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा है। कॉम्प्लेक्स की बात मैंने कल आपको बता दी थी, है ना, कि कॉम्प्लेक्स क्या होता है। ठीक है, फिर देखो विकेंद्रीकृत। अब विकेंद्रीकृत की अगर हम बात करें तो यहां आप थोड़ा सा ध्यान रखना कि विकेंद्रीकरण क्या है? डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन क्या है? डिसेंट्रलाइजेशन तो आप सिंपल वे में समझना, एक होता है सेंट्रलाइजेशन। हम दोनों शब्दों को समझ लेते हैं। इन दोनों शब्दों को समझ लेते हैं जिससे हमें समझ में। एक होता है केंद्रीकृत शब्द, एक होता है विकेंद्रीकृत शब्द। देखो दूसरा शब्द क्या है अपना? विकेंद्रीकृत, है ना। विकेंद्रीकृत की अगर हम बात करें तो इंग्लिश में बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। हल्का सा समझने की जरूरत है केवल, डिसेंट्रलाइजेशन, है ना। इसी का विपरीतार्थक शब्द है केंद्रीकृत। केंद्रीकृत यानी सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन सिंपल सी बात है। सेंट्रलाइजेशन जो केंद्रीकृत व्यवस्था है, सेंट्रलाइजेशन का मतलब समझना, है ना, कि एक तरह की जो केंद्रीकृत व्यवस्था है ना, एकजुट, एक शक्ति का हस्तांतरण नहीं करना, शक्तियों का हस्तांतरण नहीं करना, वो तो क्या है? केंद्रीकृत या सेंट्रलाइजेशन व्यवस्था है। और शक्तियों का हस्तांतरण कर देना वो एक विकेंद्रीकृत व्यवस्था है ना। सॉरी, कट रही है कहीं ना कहीं ये। हाँ चलिए ठीक है, चल जाएगा। देखो कि जो सेंट्रलाइजेशन व्यवस्था है, केंद्रीकृत व्यवस्था है ना, उसमें क्या होता है? शक्तियों का हस्तांतरण नहीं होता है। शक्ति एक जगह रखी जाती है, एक के पास शक्ति है, शक्ति का सेंटर में रहती है, यानी शक्ति, ये पूरा का पूरा जो व्यवस्था है, शक्ति सेंटर में रहेगी, सब लोग इस पर डिपेंड रहेंगे, है ना। सबका सब, जब भी कोई काम करना होता है, जैसे कोई कंपनी है ना, उसमें सब अपने मैनेजर पर डिपेंड होते हैं कि भाई साहब वो काम जो बताएगा वही काम करेंगे। हाँ, इसमें काम बहुत निपुणता से हो जाता है, अच्छा भी हो जाता है, मितव्ययता कम रहती है, लेकिन इसमें लोगों की रुचि मारी जाती है। लोग अपनी रुचि से काम नहीं करते हैं, है ना। उनको इतना पता है कि गधे की तरह पचना होता है, भाई सुबह से शाम तक अपने को काम करना होता है। तो वो क्या होती है? थोड़ी सी लोकतांत्रिक पद्धति नहीं है ना। इसकी कमियां और गुण हम देख लेते हैं। भाई सिंपल सी बात, ये समझ में आ गई होगी बात, भाई केंद्रीकृत व्यवस्था क्या है, सेंट्रलाइजेशन क्या है? मतलब शक्तियों का हस्तांतरण नहीं करके सारी शक्तियां ये अपने पास रख लेना, ये सेंट्रलाइजेशन होता है। विकेंद्रीकृत व्यवस्था में क्या होता है कि साथ शक्ति जो है ये बांट दी जाती है। ये जो व्यवस्था है ये क्या है? ये विकेंद्रीकृत व्यवस्था है। शक्तियों का हस्तांतरण जो प्रमुख होता है, जो मेन होता है, वो अपनी शक्तियां किसको देता है? इन दो को देता है। ये दो क्या करते हैं? अपनी शक्तियों को और ज्यादा बांट देते हैं। जैसे अपने यहाँ क्या होता है भाई, राष्ट्रपति राष्ट्रपति ने अपनी शक्तियां जो है वो नीचे की तरफ बांट दी, प्रधानमंत्री वगैरह। तो प्रधानमंत्री क्या करता है? राज्यों को अपनी अपनी शक्तियां दे देता है, राज्य अपने स्तर पर अधिकारियों को अपनी अपनी शक्तियां देते हैं, अधिकारी होते होते क्या करते हैं भाई? शिक्षा सचिव को देते हैं, शिक्षा सचिव क्या करता है? अपनी निदेशक उपनिदेशक वगैरह को शक्तियां देता है, निदेशक वगैरह क्या करते हैं? अपने प्रिंसिपल तक शक्तियां पहुंचा देते हैं। अब अपने पास प्रिंसिपल के पास भी पावर है, प्रिंसिपल भी अपनी शक्तियां बांट देता है। कुल मिलाकर के शक्ति ऊपर से कंटिन्यू लगातार नीचे तक बढ़ जाती है, यानी जहां शक्तियों का हस्तांतरण होता हो वो विकेंद्रीकरण है, डिसेंट्रलाइजेशन है। ये नॉर्मल और छोटे रूप में मैंने आपको बता दिया, है ना। अब यूनिट, यूनिट क्या होता है भाई? शक्तियों का एक केंद्र बन जाना, कि भाई शक्तियों का पूरा समूह होता है और उस समूह को अलग अलग व्यक्तियों के पास पहुंचा देना। उस समूह में से कुछ चीजें निकाल करके अलग अलग व्यक्तियों को हमने दे दी, वो एक इकाई होती है, वो एक यूनिट होती है। उस यूनिट में से हमने
विकेंद्रीकृत कर दिया, हस्तांतरण कर दिया उन शक्तियों का, है ना। अब देखो, अब विद्यालय विकेंद्रीकरण इकाई एक टॉपिक अब पढ़ते हैं हम। ये तो थी छोटी छोटी शब्दों की बात कि शब्द क्या होते हैं, है ना, हमने देखा शब्द क्या होते हैं, है ना। अब हम देखेंगे कि विकेंद्रीकृत जो इकाई है ना, विद्यालय किस रूप में स्थापित है इसके लिए, है ना। तो हमने आगे बढ़ते हैं। देखो, टॉपिक है विद्यालय एक विकेंद्रीकृत इकाई के रूप में। यहां हम देखें तो भाई एक दो चीजें और आ जाती है। जैसे मान लो विकेंद्रीकरण का गुण और दोष क्या है। अपने प्रश्न जो आते हैं ना इस टॉपिक से, गुण दोषों के बारे में ज्यादा आते हैं। पिछले अगर हम टॉपिक्स देखें तो गुण और दोषों के बारे में, जैसे विकेंद्रीकरण इकाई जो है उसके गुण क्या है, दोष क्या है ना। और केंद्रीकरण जो इकाई है उसके गुण क्या है, उसके दोष क्या है। शॉर्टकट में बता देता हूँ आपको, सिंपल में बता देता हूँ कि विकेंद्रीकरण जहां शक्तियों का हस्तांतरण कर दिया जाता है वहां मुखिया पर भार कम होता है, उसकी अनुपस्थिति में भी कार्य जो है वो लगातार अविरत चलता रहता है ना। जैसे मान लो अभी कल की बात है भाई, विधानसभा द्वारा कुछ प्रश्न शिक्षा विभाग से करने थे, तो शिक्षा विभाग ने आदेश जारी कर दिए भाई 2 दिन अपने विद्यालय जो है वो खुले रहेंगे, है ना। अब उन्होंने सब आदेश जो जारी कर दिए, सिंपल सी बात है, अभी कल कॉलेज वाला मामला, कॉलेज वाले जो विद्यालय उनको खोल दिया, मतलब महाविद्यालय को खोला गया, है ना, उनके बारे में जानकारी चाहिए गई। तो इसमें क्या होता है कि सबको अलग अलग स्तर पर, है ना, जिला शिक्षा अधिकारी ने आदेश निकाल करके अपने कर्मचारी जो आगे देते हैं, प्रिंसिपल देते हैं। प्रिंसिपल अगर मान लो कोई छुट्टी पर हो तो, है ना, तो प्रिंसिपल अपना प्रभार अन्य को सौंपा रहता है, उसके पास अलग अलग चार्ज होते हैं, तो वो आदेश तुरंत बन करके तुरंत वहां विधानसभा में पहुंच जाता है। तो कुल मिलाकर क्या होता है, गुण क्या है उसका कि समय पर काम हो जाता है और रुचि और इच्छा अनुसार व्यक्ति बहुत नवाचारों के साथ काम कर सकता है। ये विकेंद्रीकृत का सबसे बड़ा गुण है। दोष क्या है, धन का अपव्यय ज्यादा होता है, मितव्ययता ज्यादा है, खर्च ज्यादा होता है, पैसा ज्यादा लगता है ना। भाई हम केवल शक्ति जो पावर बांटते हैं उसका भी पैसा दे रहे हैं उनको, है ना। भाई जो मैनेजर होता है वो अपने नीचे 2 मैनेजर रखता है तो वो भी पैसा ले रहे हैं उस चीज का, तो थोड़ा मितव्ययता ज्यादा हो रही है ना। बाकी यही दोष है और कोई ज्यादा विशेष दोष नहीं है। वही केंद्रीकृत व्यवस्था है, उसके भी गुण बहुत है। केंद्रीकरण में क्या होता है, काम जो है ना, वो जो मुखिया है उसके निगरानी में होता है ना। मितव्ययता सबसे कम होती है, खर्च कम होता है, फायदा ज्यादा होता है। दोष सबसे बड़ा उसका यह है कि साहब रुचि और लोकतांत्रिक भावना के अनुरूप, विकेंद्रीकृत में लोकतांत्रिक भावना के अनुरूप काम हो जाता है, लेकिन केंद्रीकृत में लोकतांत्रिक भावना के अनुरूप काम नहीं हो पाता है ना। इतना साथ ये अपना विकेंद्रीकृत इकाई है ना। ये आपको ध्यान में रख लेनी है। बाकी नॉर्मल है, कोई ज्यादा बड़ी नहीं है। हाँ, हमें कुछ जो योजनाएं आती है विकेंद्रीकरण को लेकर के, वो अपना एक टॉपिक आएगा संस्थागत नियोजन। वहां हम जरूर योजनाएं, इसकी जो प्लानिंग्स जो बनती है वो जरूर देखेंगे। अब यहाँ टॉपिक में अगर हम उसको लेंगे तो संस्थागत नियोजन में दोबारा पढ़ना पड़ेगा हमें, है ना, क्योंकि वहां एक सीरियल क्रमबद्धता उसमें है, तो उन चीजों को हम पढ़ सकते हैं। बाकी विद्यालय एक विकेंद्रीकृत इकाई के रूप में आपको गुण और दोष अपने स्तर पर समझने हैं, अपने स्तर पर बताने हैं, ज्यादा माथापच्ची करनी नहीं है ना। बाकी नोट्स जो है अपलोड हो ही जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, है ना। इसके अलावा कोई आपका प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं, है ना? बाकी जैसे स्कूल कॉम्प्लेक्स की मैंने पहले ही बात कर चुका हूँ, स्कूल कॉम्प्लेक्स के बारे में आपको बता चुका हूँ कि किस तरह की चीजें हैं। 1967 में राजस्थान में पहली बार लागू हुआ, कोठारी आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक लागू होता है ना। और अब नई एजुकेशन पॉलिसी में आ गया तो 2025 तक ये व्यवस्था करनी है ना। एक प्रशिक्षण वगैरह अलग से हम पढ़ेंगे। अब बोलो भाई, कोई समस्या हो तो बोलो। कुछ नहीं था, टॉपिक बहुत छोटा सा था, सिंपल था और सरल सा था। आगे कोई दिक्कत तो आप बोल दो, फटाफट से बोलो जिससे मैं आगे बढ़ सकूं, है ना। में किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप जो है वो उल्लेख कर सकते हैं। चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है तो अपने भी कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। बाकी कल हम फिर मिलते हैं, इसी समय मिलते हैं। हाँ, एक बात और जो है, जो रिकॉर्डिंग्स हैं, है ना, कुछ और रिकॉर्डिंग्स जो रह गई थी, है ना, उनको शायद विचार है कल या परसों तक अपलोड कर दिया जाएगा। जो 1-2 रिकॉर्डिंग्स बीच में डिलीट हो गई है ना, उनको दोबारा बना करके आपको अपलोड कर दिया जाएगा, व्यवस्था उपलब्ध करवा दी जाएगी। इनके नोट्स जो आपको सही समय पर उपलब्ध करवा दिए जाएंगे, ठीक है। और कोई समस्या हो तो आप बोल दो। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अब देखो,
चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।